हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट बीए थर्ड सेमेस्टर का होम साइंस का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में आपको प्रोटीन्स के विषय में बता दिया, कार्बोहाइड्रेट के विषय में बताया है। आज हम इस वीडियो में एक वसा के विषय में आपको बताएंगे। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे 1% भी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए, वसा हम पढ़ रहे थे। वसा, जिसे हम इंग्लिश में फैट कहते हैं, ये सभी पौष्टिक तत्वों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसका जो मुख्य रूप है, ये कार्बन युक्त पदार्थ है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। वसा तैलीय पदार्थ जैसे घी, तेल, मक्खन, इन सब से हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त वसा जो हमें तेल के बीजों से प्राप्त होता है, जैसे बादाम हुआ, बादाम के बीज से प्राप्त होगा, मूंगफली हुआ, उसके बीज से प्राप्त होगा, ठीक है। तो जितने भी चिकने खाद्य पदार्थ होते हैं, उससे हमें वसा की प्राप्ति होती है। वसा हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इसमें पकाया हुआ भोजन गरिष्ठ होता है और ये हमारे त्वचा के नीचे एक परत के रूप में जमा होता है। जब हमें आवश्यकता होती है तो हमें पोषण प्रदान करने का, हमें ऊर्जा प्रदान करने का, हमें शक्ति प्रदान करने का कार्य यह करता है। वसा की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। देखिए, वसा की पहली विशेषता यह होती है कि वसा चिकना होता है। कैसा होता है? चिकना होता है। ये वैसे तो द्रव रूप में होता है, परंतु सर्दियों में कुछ जो वसा होती है यह जम जाती है। कुछ तेल के भांति भी होते हैं, जैसे सरसों का जो तेल होता है वो तेल के रूप में ही रहेगा, जो तिल्ली का तेल होता है वो तेल के रूप में रहेगा, लेकिन जो नारियल का तेल होता है वो जम जाता है, जो घी होते हैं वो जम जाते हैं, ठीक है। सेकेंड है, वनस्पति से प्राप्त वसा सदैव तरल अवस्था में रहती है। जितने भी वनस्पति जगत से हमको वसा प्राप्त है वो सभी द्रव अवस्था में होंगी, परंतु नारियल एक ऐसा वसा वनस्पतिक स्रोत है जो कि जमा हुआ रहता है, जो कि हमें ठोस रूप में प्राप्त होता है। थर्ड है स्टूडेंट, वसा जो है पानी में अघुलनशील होता है, जबकि यह ईथर, इथाइल, बेंजीन, पेट्रोलियम, अल्कोहल में घुलनशील होता है। जब बस फोर्थ है इसकी क्या विशेषता, कि जब इसको तेज ताप पर गर्म किया जाता है अधिक समय तक, तो इससे एक विषैला पदार्थ निकलता है जिसे हम एक्रोलीन नाम से जानते हैं। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। वसा प्राप्ति के स्रोत क्या है? तो वसा प्राप्ति के दो स्रोत होते हैं। प्राणी जगत से भी हमें वसा की प्राप्ति होती है और वनस्पति जगत से भी वसा की प्राप्ति होती है। प्राणी जगत से हमें मांस, मछली, अंडा, दूध से बने भोज्य पदार्थ जैसे खोआ, घी, इन सब से हमें अच्छी मात्रा में वसा की प्राप्ति होती है। वनस्पति जगत से स्टूडेंट ये हमें प्राप्त होती है, जैसे सरसों के तेल से, तिल से, मूंगफली से, नारियल से, वनस्पति घी से, अखरोट से, बादाम से, काजू, पिस्ता, सोयाबीन, इन सब से हमको वनस्पतिक स्रोत के रूप में वसा की प्राप्ति होती है। वसा के कार्य क्या हैं? तो वसा का जो मुख्य कार्य होता है, शरीर में भोज्य पदार्थों को का संचयन करता है। हमने आपको बताया कि ये हमारे त्वचा के नीचे स्टोर होते हैं और जब हमें आवश्यकता होती है तब हमारे शरीर को ये ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। तो एक प्रकार से भोज्य पदार्थों के संचयन का कार्य ये करते हैं। नेक्स्ट है, अधिक समय तक ऊर्जा उत्पन्न करने में भी यह उपयोगी होती है। देखिए, वसा जो होता है, इसका जो पाचन होता है लंबे समय में होता है, इसके पाचन में अधिक समय लगता है, तो ये हमारे शरीर में अधिक समय तक स्टोर रहती है और हमें ऊर्जा देने का कार्य करती है। इससे हमें वशी अम्लों की भी प्राप्ति होती है। कुछ अम्ल ऐसे जो वसा होता है, वसा से वशी अम्लों की हमें प्राप्ति होती है, जो कि हमारे शरीर को रोग रोधक क्षमता भी प्रदान करते हैं, वृद्धि भी करते हैं और हमारे शरीर के जो नाजुक अंग हैं उनकी भी सुरक्षा भी ये करते हैं। नेक्स्ट है, शारीरिक ताप नियंत्रण में भी ये सहायक होते हैं। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको नियंत्रित करने में भी ये सहायक होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट, शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। तो वसा जो होता है ये हमारे शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करता है। कैसे? तो हमारे शरीर के जो कोमल अंग होते हैं जैसे हृदय है, गुर्दा है, यकृत है, इन सब के चारों ओर एक वसा का लेयर होता है जो कि आघातों से इनकी सुरक्षा करता है। पाचन तंत्र की क्रियाशीलता में भी यह सहायक होता है। वसा जो होता है हमारी पाचन शक्ति को, हमारी पाचन क्रियाशीलता को भी बनाए रखता है। वसा से जो चिकनाई हमें प्राप्त होती है यह आंत तथा आमाशय को चिकना बनाए रखता है, जिससे कि आंत और आमाशय अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ वसा प्रोटीन को बचाने का भी कार्य करती है। प्रोटीन की बचत कैसे होती है? आपको पता है प्रोटीन का मेन मुख्य कार्य होता है शरीर का निर्माण करना, परंतु जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी हो जाती है तो यह अपना कार्य छोड़ करके हमको ऊर्जा देने का कार्य करने लगता है। परंतु जब हमारे शरीर में वसा की पर्याप्त मात्रा होगी तो प्रोटीन अपना कार्य करेगा, वह अपना कार्य नहीं छोड़ेगा बल्कि अपना कार्य करता रहेगा, और इसके साथ साथ अतिरिक्त प्रोटीन का भी व्यय नहीं होगा। तो यह प्रोटीन का संरक्षण भी करता है, मतलब प्रोटीन की बचत भी करता है। वसा की कमी का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो वसा की कमी से हमारे शरीर में जब वसा की कमी हो जाती है तो हमारे जो त्वचा होते हैं वो फटने लगते हैं। किशोरों की जो शारीरिक वृद्धि होती है वो अवरुद्ध हो जाते हैं, और त्वचा जो है वो खुरदरी और फटने लगती है। जैसे सर्दी का मौसम इस समय चल रहा है, अगर आप अपने बॉडी पे लोशन नहीं लगाइए तो देखिए कैसे फटने लगता है ना। तो वसा की कमी से त्वचा फटने लगता है, जिसे हम फ्राइनोडर्मा रोग कहते हैं। हमारा जो त्वचा होता है ना, कछुआ का जो स्किन होता है वैसे हो जाता है, सिकुड़ा सिकुड़ा सा, तो उसे हम फ्राइनोडर्मा भी कहते हैं। वसा की अधिकता से क्या होता है? तो वसा की अधिकता से हमारे शरीर में मोटापा हो जाता है, जिसके कारण हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, हृदयाघात बढ़ जाता है, पक्षाघात हो जाता है। ठीक है। तो ये सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट विटामिन्स। विटामिन्स भी हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्व होता है। विटामिन्स जो होता है यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, अर्थात यह कार्बन युक्त पदार्थ है। यह शरीर की उपापचयी क्रियाओं को करने में सहायक होता है। इसके साथ साथ यह वृद्धि कारक भी होता है। विटामिन्स का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं गंधक से मिलकर के बना होता है। विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। विटामिन्स मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन स्टूडेंट चार होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जल में घुलनशील का मतलब होता है वे विटामिन जो जल में आसानी से, जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं जल में घुलनशील विटामिन। और जो जल में नहीं घुलते हैं बल्कि वसा में, तेल में घुलते हैं, उसे हम कहते हैं वसा में घुलनशील विटामिन्स। इनके विषय में यहाँ सूक्ष्म रूप से अध्ययन, शॉर्ट फॉर्म में गंभीर अध्ययन है, आप इसको देख लीजिए। विटामिन ए जो होता है ये वसा में घुलनशील विटामिन है, और इसके कार्य क्या होते हैं? तो हमारे त्वचा के श्लेष्मिक झिल्ली तथा आंखों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, आंखों की दृष्टि को बनाए रखने के लिए, और इसके साथ साथ हमारी त्वचा की देखभाल में इनका महत्वपूर्ण सहयोग होता है। इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? तो विटामिन ए की प्राप्ति मछली का तेल, दूध, दही, घी, हरी सब्जी, पीले रंग के फल, नारंगी रंग के फल और लाल रंग के जितने भी फल और सब्जियां हैं, इन सब से हमको विटामिन ए की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है, विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के साथ मिलकर के हड्डी और दांतों का निर्माण करते हैं। इसकी प्राप्ति का स्रोत है, मुख्य स्रोत तो सूर्य की रोशनी है। सूर्य की रोशनी से हमको पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है। इसके साथ साथ दूध, दही, मक्खन, अंडे का पीला भाग, मछली के तेल से भी हमको विटामिन डी अच्छी मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है शरीर की कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करना, और इसके साथ साथ रक्त वाहिनियों को मजबूत बनाना और रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करना।
इसके साथ साथ यह हमें स्कर्वी रोग से भी बचाता है। स्कर्वी रोग क्या होता है? ये दांतों में जो मसूड़े होते हैं उसमें सूजन होना, दांतों से ब्लड निकलना, ठीक है। तो इस तरह से हमको स्कर्वी रोग से यह बचाता है विटामिन सी। इसकी प्राप्ति हमें नींबू, संतरा, आंवला, मौसमी, टमाटर, हरी सब्जी, अंकुरित चना, मूंग इत्यादि से होती है। जितने भी खट्टे भोज्य पदार्थ हैं उन सब से हमको विटामिन सी की अच्छी मात्रा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है इसे हम प्रजनन शक्ति या प्रजनन क्षमता की विटामिन भी कहते हैं। जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो प्रजनन क्षमता का ह्रास होता है, जिससे कि बांझपन बढ़ जाता है। इसके साथ साथ यह शरीर का वृद्धि भी विकास भी करता है। इसकी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? तो तेल, दाल, अंडा, मूंगफली का तेल, पालक और गाजर, अंकुरित दालों से इसकी प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के को हम एंटी क्लॉट विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए जो होता है रक्त के थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी प्राप्ति का स्रोत है हरी शाक सब्जी, पालक, सलाद, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, टमाटर, ये सभी इसके प्राप्ति के स्रोत हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी1। विटामिन बी1 जिसे हम थायमीन भी कहते हैं, इसका कार्य क्या होता है? तो यह जो है सामान्य भूख, पाचन शक्ति और स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी प्राप्ति हमें उसना चावल से, अनाज से, काष्ठ फल से, तिलहन से, कलेजी, अंडा, मांस, फली से होती है। नेक्स्ट है विटामिन बी2 जिसे हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। राइबोफ्लेविन का कार्य होता है त्वचा की देखभाल करना। हमारे आँख, नाक, कान, होठ के किनारे फटने लगते हैं जब हमारे शरीर में राइबोफ्लेविन की कमी हो जाती है। इसकी प्राप्ति का स्रोत क्या है? तो मुख्य रूप से यह दूध, दही, पनीर में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह मांसाहारी भोज्य पदार्थ जो मांस, मछली, अंडा, दूध, कलेजी है, इनसे भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है विटामिन बी12। विटामिन बी12 का मुख्य कार्य होता है आयरन का निर्माण करना, रक्त का निर्माण करना। जब हमारे शरीर में विटामिन बी12 की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हमारा नीचे फॉलिक एसिड है, इसकी कमी से होता है, ठीक है। और विटामिन बी12 की प्राप्ति हमें साबुत अनाज, मांस, तिलहन, इन सब से होती है। नेक्स्ट है नियासिन। विटामिन बी12 की प्राप्ति मांस, कलेजी, अंडा, दूध से होती है। नेक्स्ट है नियासिन। नियासिन का जो मुख्य कार्य होता है त्वचा, पेट, आंत तथा स्नायु तंत्र को स्वस्थ रखने का कार्य यह करता है। इसकी प्राप्ति हमें साबुत अनाज से, दाल से, मांस से, तिलहन से होता है। फॉलिक एसिड जो होता है ये ब्लड निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फॉलिक एसिड की कमी से मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। तो यह रक्त कणों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी प्राप्ति हमें काष्ठफल, अनाज, दाल, तिलहन, सब्जी और दूध फल से होती है। विटामिन की उपयोगिता क्या होती है? तो विटामिन जो है रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, रोग रोधक क्षमता प्रदान करता है। और विटामिन ए की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी होती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियों से संबंधित समस्याएं हो जाएंगी। ये सभी इसके उपयोगिता है। इसके साथ ही साथ जब विटामिन के द्वारा अच्छी भूख लगती है तो ये शारीरिक क्षतिपूर्ति में भी सहायक होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट खनिज लवण। खनिज लवण क्या है? जिसे हम मिनरल्स भी कहते हैं। खनिज भी एक प्रकार का रासायनिक तत्व है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। खनिज लवण भी विटामिन की तरह शरीर को स्वस्थ रखने, संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खनिज लवणों के अभाव में शरीर का स्वस्थ रहना भी और कार्य करना भी असंभव है। खनिज लवण जो होता है ये दांत, हड्डी, मांसपेशी, कोशिकाओं इत्यादि का निर्माण करते हैं, मरम्मत करते हैं, ठीक है। इसमें प्रमुख है खनिज लवण कैल्शियम, फास्फोरस, लवण, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए खनिज लवण के कार्य क्या होते हैं। तो खनिज लवण का हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। पहला है दांतों एवं हड्डियों का निर्माण करना। हमारे शरीर में दांतों का निर्माण करना, हड्डियों का निर्माण करने का कार्य कौन करता है?
तो खनिज लवण ही करते हैं। नेक्स्ट है कोमल तंतुओं का निर्माण करना। हमारे शरीर में बहुत सारे जो आंतरिक अंग हैं उनका निर्माण करने का भी कार्य करते हैं। इसके साथ साथ यह रक्त निर्माण में भी सहायक होता है। रक्त का निर्माण कैसे होता है? आयरन से होता है, और आयरन क्या है? खनिज लवण ही तो है। हीमोग्लोबिन से होता है ना, हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में। हिम धन ग्लोबिन, दो शब्दों से बना है। हिम क्या है? तो आयरन है, और ग्लोबिन क्या है? तो प्रोटीन है। ठीक है, तो खनिज लवणों के द्वारा हमारे शरीर में रक्त का भी निर्माण होता है। ठीक, ये कार्य रहे। खनिज लवण के कार्य क्या होते हैं? इनका पहला कार्य होता है शरीर में अम्ल और क्षार के संतुलन को बनाए रखना। दूसरा कार्य होता है इनका शरीर की जो विभिन्न ग्रंथियां हैं उनसे जो स्राव निकलते हैं उनके शारीरिक क्रियाओं में संचलन में भी ये सहायक होते हैं। इसकी तीसरी विशेषता यह है, तीसरा कार्य यह है कि विभिन्न खनिज लवणों के पाचन में भी यह सहायक होता है। एज ए पाचक रस का भी कार्य करता है, और विभिन्न पदार्थों के घुलनशील बनने में भी खनिज लवण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ प्रमुख खनिज लवण के विषय में यहाँ हम थोड़ा सा आपको अध्ययन कराएंगे स्टूडेंट। खनिज लवण पहला है आयरन। आयरन हमारा हीमोग्लोबिन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिम क्या है? तो यही आयरन है, और जो कि ग्लोबिन प्रोटीन से मिल करके हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का कार्य करता है। इसकी प्राप्ति का स्रोत क्या है? तो सब्जी, फल, दाल, गुड़, सूखे मेवे, कलेजी, गुर्दा, मांस, मछली, अंडा, तिलहन, ये सब इसकी प्राप्ति के स्रोत हैं। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन जो है प्रकृति में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। मुख्य रूप से आयोडीन हमको समुद्र द्वारा प्राप्त जल, वनस्पति एवं मछलियों से प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति को 500 से 10 मिलीग्राम आयोडीन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। इसके साथ सेकेंड हमारा है आयोडीन। आयोडीन हमको प्राकृतिक में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। मुख्य रूप से समुद्र द्वारा जल, वनस्पति और मछली से प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति को 50 से 100 मिलीग्राम आयोडीन की प्रतिदिन की जरूरत होती है। आयोडीन का कार्य क्या होता है? तो आयोडीन थायराइड ग्रंथि के थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स के निर्माण में सहायक होता है। आयोडीन की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है। इसके साथ ही साथ हमें घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन की प्राप्ति का स्रोत क्या है? तो समुद्री मछली से हमको सबसे अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके साथ साथ समुद्री मछली के अलावा हमको समुद्री नमक से, समुद्री मछली से, मैदान की तुलना में पहाड़ी भूमि में आयोडीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम क्लोराइड का एक साधारण नमक है। हमें गर्मी में इसकी आवश्यकता अधिक होती है क्योंकि यह पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। सोडियम क्लोराइड प्रोटीन एवं खनिज लवणों को पचाने में भी, रक्त द्वारा पोषण देने में ये सहायक होता है। इसकी प्राप्ति का स्रोत क्या है? तो सोडियम क्लोराइड विभिन्न भोज्य पदार्थों में उचित मात्रा में उपस्थित रहता है। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग भोज्य पदार्थों में खाने के नमक के रूप में किया जाता है। NaCl ही तो खाते हैं, नमक का सूत्र क्या है? ठीक है। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम मांसपेशियों की संकुचन में सहायक होता है। यह हृदय की धड़कन को नियमित रखता है तथा शारीरिक कोशिकाओं का निर्माण भी करता है। इसका कार्य क्या है? साधन क्या है प्राप्ति का? तो हरी साग सब्जी, मांस, मछली, अंडा, दूध, इन सब से हमको अच्छी मात्रा में पोटेशियम की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट जल। जल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे शरीर में लगभग 70 से 71% तक जल होता है। यह हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का कार्य करता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाओं को संचालित करने का भी कार्य करता है। जल का स्रोत क्या है? तो जल का प्रमुख स्रोत पेय पदार्थ के रूप में, भोज्य पदार्थ के द्वारा शरीर में भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न जल, इन सब से हमें जल की प्राप्ति
होती है। पेय पदार्थ के रूप में जैसे आप दूध पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, सूप पी रहे हैं, तो ये पेय पदार्थ है और इनसे भी आपको जल की प्राप्ति होती है। भोज्य पदार्थों द्वारा, भोज्य पदार्थों को पकाने का माध्यम जो है दाल है और चावल है, ये सभी है। इनको जब आप दाल को, फल को, सब्जी, अनाज, मछली, वसा, अंडा आदि में जिनमें उपस्थित जल शरीर को प्राप्त हो जाता है। इन सब में जो जल उपलब्ध होता है वो शरीर की प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है शरीर में भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न जल। जब हमारे शरीर में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है तो उस समय भी कुछ मात्रा में जल विमुक्त होता है जो कि हमें प्राप्त होता है। शरीर में जल के कार्य क्या होते हैं? तो सबसे पहला कार्य होता है कि यह विलायक की तरह कार्य करता है। दूसरा है पसीना, मूत्र, आंसू आदि तरल पदार्थों के द्वारा कोशिका अपशिष्ट को बाहर निकालता है, कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। और फोर्थ है शारीरिक तापमान को भी यह नियंत्रित रखता है। जल की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब हमारे शरीर में जल की कमी हो जाता है तो डायरिया रोग हो जाता है। इसके साथ साथ डायरिया, उल्टी होना, रक्तस्राव होना इत्यादि स्थिति में निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण शरीर में 10% जल की कमी से व्यक्ति मरणासन की स्थिति में पहुंच जाता है तथा अत्यधिक कमी अर्थात 20% की कमी होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अतः जल की कमी तथा अधिकता का प्रभाव पड़ता है। अतः पानी की कमी को पूरा करने हेतु व्यक्ति को अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह दी जाती है। जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो कि नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमको अधिक मात्रा में पानी पीनी चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं स्टूडेंट तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।